हेलो। आप लोग जब ये वीडियो सुन रहे हो तो उसका मतलब है आप प्रेग्नेंट हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी बच्चा हुआ है, प्रेगनेंसी है, पहली पहली बार है, बहुत सी चीजें दिमाग में चल रही है। एक्साइटमेंट तो है ही, खुशी तो है ही, साथ में थोड़ी थोड़ी टेंशन भी है कि क्या होगा, कैसे करेंगे सब। तो सबसे पहले कि कोई जो प्रेगनेंसी रुकती है ना, वो डिजीज नहीं है, वो बीमारी नहीं है कि जैसे मलेरिया हो गया हम मलेरिया की ट्रीटमेंट करें, हमें टाइफाइड हो गया टाइफाइड की ट्रीटमेंट करें। नहीं, ये तो प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल हमारे बदन की, जैसे नाखून बढ़ते हैं, जैसे बाल बढ़ते हैं, उसी तरह की प्रोसेस है। तो इससे डरना नहीं है। ज्यादातर ये होता है कि जो भी जगह पे आप जाते हो, जो भी डॉक्टर आप सिलेक्ट करते हो, उनकी सबकी थोड़े बहुत सभी ट्रीटमेंट के लिए अपनी कुछ सुविधाएं, कुछ अपनी विशेषताएं उस तरह से होती है। ज्यादातर ये है कि जब प्रेगनेंसी के लिए आप जाए तो आपको जो भी उधर से ट्रीटमेंट मिलने वाली है वो, और आपको क्या करना है वो, ये दो चीज अच्छे से समझनी है। और ये दो चीजें ऐसी होती है कि वो यूनिवर्सल है। जैसे आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो थोड़े बहुत रिपोर्ट्स के लिए आपको बोलेंगे, आप जब जाओगे तो आपकी जांच वगैरह करेंगे, तो ये सब स्टैंडर्ड है। तो जब भी प्रेगनेंसी होती है, गवर्नमेंट की बताई हुई गाइडलाइन के हिसाब से हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट, शुगर की रिपोर्ट, थायराइड की रिपोर्ट, थैलेसेमिया की रिपोर्ट, फिर कुछ इन्फेक्शन जैसे लग गया हो, हमें पता भी नहीं चला हो, उस तरह से HIV करके है, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन करके है, VDRL है। तो इस तरह से आपकी रिपोर्ट बेसिक जो होगी वो करने को बोलेंगे। ये रिपोर्ट ज्यादातर 6-8 घंटे बाद दूसरे दिन उस तरह से मिलती है। तो आपको समझाएंगे कि आपका खून की इतनी इतनी फला फला रिपोर्ट्स करवा लो। वो रिपोर्ट्स हो जाने के बाद आपकी जो शुरू की सबसे पहली जो जांच होगी, वो आपकी प्रेगनेंसी कितने हफ्ते की है, आपको प्रेगनेंसी बराबर से टाइम पे रुकी है कि नहीं, वो जांच करने के लिए सबसे पहली सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड होगा। उसे डेटिंग स्कैन बोलते हैं। अगर आप शुरू के ही 3 महीने में पहुंच गए हो तो ज्यादा अच्छा है, और उसी टाइम पे चले जाना चाहिए डॉक्टर के पास। तो उसमें आपकी मेंसेस की डेट कौन सी थी वो पूछेंगे, और आपको मेंसेस की डेट से जो शुरू में अगर आपको मासिक जल्दी आता है या लेट आता है तो वो पूछेंगे। जिसको रेगुलर माहवारी आती है उसको मासिक आ जाने के बाद 9 महीने और 7 दिन की जो डेट होती है वो डिलीवरी की डेट निकलती है। पर समझो कि आपको 30 दिन पे नहीं, 40-50 दिन पे मेंसेस आता है, तो उसमें ये होगा कि आपको डेट से 10-12 दिन चढ़ के डेट बताएंगे। किसी किसी को 25-26 डेज की साइकिल है, तो 9 महीने 7 दिन नहीं, 9 महीने 2 दिन की डेट मिलेगी। तो उस तरह से आपको डिलीवरी की कंफर्म डेट मिलेगी। ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि कभी कभार अधूरे महीने पे डिलीवरी होती है या पूरे दिन पे भी बच्चे का वजन कम होता है, तो डेट से कितना आगे है या कितना पिछड़ा हुआ है वो हमें देखना पड़ता है। तो सबसे पहले सोनोग्राफी होगी, उसके लिए आपको एक फॉर्म भर के उसमें साइन करवाएंगे। हमारे यहाँ बहुत होता है कि जितनी बार आए क्यों फॉर्म में साइन करवाते हो, एक ही फॉर्म, एक बार तो आपने हमारी इन्फॉर्मेशन ले ली। तो ये इस तरह से है कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि जब भी कोई भी सगर्भा लेडी है उसकी सोनोग्राफी कर रहे हैं, तो डॉक्टर को ये बताना है कि हम आपको कभी भी बच्चे की जाति नहीं बताएंगे। आपको भी ये साइन करके देना है कि मैं अपने डॉक्टर से कभी भी लड़की है कि लड़का ऐसे नहीं पूछने वाली। तो ये उस तरह की एफिडेविट की तरह का, उस तरह का एक डॉक्यूमेंट है, वो आपको साइन करना है। जो पहली सोनोग्राफी हो जाए, अगर उसमें सही सब ठीक ठाक है, आप बच्चे के हार्ट की जो धड़कन है वो सुनाएंगे, वो सुन लो। आपको रूटीन जो मेडिसिन चलानी होगी वो लिख देंगे। तो मेडिसिन क्या क्या होगी, एक फोलिक एसिड, ये कंपलसरी है, वो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए है। फोलिक एसिड हम हरी सब्जियों में मिलता है, पर खाने की कुकिंग की प्रोसेस में वो बहुत पेस्टिसाइड है, तो बदन में कम हो जाता है। तो अगर हमारे बदन में फोलिक एसिड कम होगा तो सर के बगैर, सर का डेवलपमेंट ही नहीं है, उस तरह का बच्चा आएगा। तो फोलिक एसिड लेना कंपलसरी है। दूसरी ऐसी ही मेडिसिन होती है, उसमें डेलिस्प्रिन एस्पिरिन करके आएगी। तो ये एस्पिरिन गोली खून को पतला करने के लिए है। ये ज्यादातर जो पहली डिलीवरी है, पहली बार जिसको बच्चा रुका है, वो सबको देनी चाहिए, और सब डॉक्टर देते भी है। ये खून को थोड़ा पतला करे, बच्चे तक पहुंचने वाला खून का फ्लो बढ़ाए, उस तरह से है। तो उसमें क्या होगा कि जो खून का फ्लो बच्चे तक जाएगा वो ठीक ठाक होगा, प्लासेंटा अच्छे से फॉर्म होगी, तो बच्चे को खून पहुंचाने वाली नलियां और जो बोले तो बेबी हेल्दी होगा। तो उसमें जो कम वजन का आए या 7वें 8वें महीने पे ही प्लासेंटा सूख जाए और पानी कम हो जाए, ऐसी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका वजन रूटीन है तो वो 75 की लिखेंगे। आप 60 kg से ज्यादा वेट वाले हो तो 150 पावर की दवाई जाएंगी।
उल्टी की दवाई जो और लोग हैं जिसको अपना जिस तरह से उल्टी होती है उस हिसाब से देंगे। बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हैं तो उस तरह से दवाई होगी। कभी भी सडनली वॉमिट होती है शायद तो चूसने की दवाई सब आती है वो देंगे। तो एक विटामिन की गोली, एक खून पतला करने की गोली और एक ये उल्टी की गोली, ये 3 सबको समझ में आता है। इसी तरह के एक हार्मोन की प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की गोलियाँ होती है, थोड़ी रूटीन गोलियों के मुकाबले वो थोड़ी महँगी होती है, जिसको बड़ी उम्र में बच्चा रुका हो, जैसे 30, 32, 35 साल के बाद बच्चा रुका हो, जिसको प्रेगनेंसी में शुरू से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती हो, जिसको शुरू से दर्द रहता हो, जिसको आगे 2-4 बच्चे खराब हो गए हो या जैसे भी ऐसे बच्चा है 1.5-2 महीने, ढाई 3 महीने पे खून गिरा, वो बच्चा खराब हो गया। तो इस तरह से किसी को भी दिक्कत होती है, तो उनको ये दवाई चलती है। वो किस हिसाब से देनी है, अपने-अपने तरीके से अपने डॉक्टर आपको जो चाहिए उस तरह से देंगे। उसमें पीने के लिए भी मेडिसिन आती है, बदन में अंदर लगाने के लिए भी आती है। तो ये हो गया शुरू के 3 महीने का जो आपको मेडिसिन चाहिए, रिपोर्ट्स चाहिए वो। 11 से 14 हफ्ता माने 3 हफ्ते पूरे होते ही आपकी एक अच्छी-सी बड़ी सोनोग्राफी होगी। कोई-कोई दवाखाने में खुद डॉक्टर खुद करते हैं या उनके पास मशीन है तो बाहर से डॉक्टर आके करते हैं। कोई-कोई जगह पे आपको उसके लिए स्पेशलाइज़्ड डॉक्टर है, उसके पास भेजते हैं। ये जो सोनोग्राफी है उसमें बेबी की लेंथ कितनी है उस हिसाब से बेबी के नेप की, स्किन की थिकनेस वो कितनी है वो देखेंगे और नाक की हड्डी डेवलप हुई है कि नहीं देखेंगे। ये जो रिपोर्ट है वो स्पेशल रिपोर्ट है। ये बच्चा थोड़ा मेंटल रिटार्डेड या थोड़ा बहुत मेंटली हैंडीकैप तो नहीं है वो जाँच करने के लिए है। ये जो डिज़ीज़ होता है वो हमारे बदन में रंगसूत्र है उसमें 21वीं जोड़ होती है। उसमें अगर ये 2 की जगह पे 3 रंगसूत्र की जोड़ आ जाए ना, तो इस तरह से मेंटल रिटार्डेड बच्चे आते हैं। आपने बहुत देखे होंगे, बड़े से होंठ होते हैं, मुँह ऐसे खुला रहता है, टंग मोटी-सी बाहर निकलती है, बहुत मोटे होते हैं, स्लो चलते हैं और ऐसे होते हैं कि 10-12 साल की आयु तक 1 से 10 भी नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह के जो मंगोल चाइल्ड होते हैं, उसकी नोज़ ऐसे फ्लैट होती है, तो इस तरह का जो होता है वो हमें पता चले। अगर ये रिपोर्ट नॉर्मल आ गया, तो समझो कि हमारा 75% काम तो आसान हो गया। बाकी के जो 3 महीने अब आएँगे, दूसरे 3 महीने ये सबसे सेफ पीरियड होता है, 14 से 28 हफ्ते तक का। उसमें आप अगर मम्मी के घर जाना चाहो, रेस्ट के लिए जाना चाहो, ये वो थोड़ा बहुत लिबरल हो सकते हैं। अगर आप जॉब-वॉब करते हो और शुरू के 3 महीने में आपको छुट्टी लेने को बोला है या रेस्ट को बोला है, तो अब थोड़ा आसान हो जाएगा। ये 14 से 28 हफ्ते तक आयरन की गोलियाँ आएगी, कैल्शियम की गोली आएगी और इसमें अगर हल्का-सा ज़रूरत पड़े तो खून पतला करने की जो एस्पिरिन की गोली हमने दिया है वो कंटिन्यू रहेगी। इसके साथ किसी-किसी को हल्की-फुल्की मूवमेंट में अगर पेट टाइट हो जाता है, नीचे बदन में दर्द-दर्द लगता है, व्हाइट डिस्चार्ज जैसा लगता है, ऐसा कुछ हो गया है, तो उनको थोड़ी बहुत यूट्रस रिलैक्स रखने के लिए टोकोलाइटिक ऐसा बोलते हैं, ऐसी मेडिसिन चलाएँगे। 28 हफ्ते तक सब नॉर्मल रहा है, तो बीच में आपको हर बार हर महीने रूटीन जाँच होगी उसके साथ 20 से 24 हफ्ते में आपकी बच्चे को अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है वो जाँच करने के लिए बड़ी सोनोग्राफी आएगी। ये सोनोग्राफी उसमें बाकी के अंदर जो बच्चे के ऑर्गन्स है वो देखने के होते हैं, हार्ट, लंग, किडनी ऐसे। कभी-कभी ऐसे होता है कि एक आध किडनी है, एक आध नहीं है, कभी-कभी किडनी में पेशाब भरा रहता है तो उसको देखना पड़ता है, कभी-कभी हार्ट में सुराग है तो पता चलेगा। तो इस तरह से रिपोर्ट होगी। इसमें जो भी डिफेक्ट ऐसी होगी कि बच्चा बाहर निकलने के बाद जिंदा नहीं रह सकता है, तो आपको बताएँगे कि बच्चा निकाल दो। ये बहुत दुखद होता है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी हमें बोल रहे हैं कि बता रहे हैं कि बच्चा निकाल दो। पर ऐसे में अगर कोई गड़बड़ हो, तो डॉक्टर आपके लिए जो आपका अच्छा होगा वही बताएँगे। कोई-कोई दिक्कतें ऐसी होती है कि उसके साथ बच्चा जिंदा रह सकता है। जैसे इधर से कटा हुआ होंठ है, हमने 4D सोनोग्राफी की, बेबी का फेस दिखा, दिख गया कि होंठ कटा हुआ है, उसका जो जबड़ा है और पूरी जबड़ा वो कटा हुआ है। तो ऐसे में आपको चॉइस देते हैं। कोई-कोई ये सोचता है कि मेरा बच्चा परफेक्ट होना चाहिए, मैं यंग हूँ, मैं जाने देती हूँ, दूसरा ले लूँगी। तो कोई बात नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है। पर अगर ये बच्चा कंटिन्यू रहे तो वो ज़िंदा रह सकता है। तो हम ये बताते हैं कि ये प्रेगनेंसी है, कंटिन्यू करो। डिलीवरी के बाद गवर्नमेंट बहुत अच्छे से स्माइल प्रोजेक्ट करके यहाँ पर तो चलता है, बाकी का मुझे पता नहीं है। उसमें फ्री में इसकी सर्जरी होती है। जब बच्चे का वज़न 10 केजी के अराउंड हो जाए, सर्जरी करके वो सिलाई कर दे। इतना अच्छा होता है कि दिखता भी नहीं है कि बच्चे को कोई इधर डिफेक्ट थी भी कि नहीं। तो ये शुरू के 7 महीने तक का हो गया।
7वें महीने के बाद यहाँ पर ऐसे चलन है, कभी-कभी आपके यहाँ भी कहीं पे भी होगा कि डिलीवरी के लिए मायके जाते हैं, डिलीवरी के लिए पियर भेजते हैं, मम्मी के घर भेजते हैं। तो आपको जहाँ पर भी जाना है, अगर वो जगह दूर है, तो आपको जर्नी से पहले थोड़ा यूट्रस रिलैक्स रहे उस तरह से मेडिसिन और इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करेंगे। आप जहाँ पे जा रहे हो छोटा कस्बा है, अगर ऐसा है कि उधर बहुत ज़्यादा सुविधाएँ नहीं है, तो डॉक्टर आपको सब समझाएँगे कि पीएचसी, सीएचसी पे कैसे जाना है, अगर प्राइवेट में जाना है तो कैसा है। अगर आपको कहीं दूर जाना पड़े जाँच के लिए, तो आपके पास वो वाहन वगैरह की सुविधा है कि नहीं, एम्बुलेंस वगैरह मिलेगा कि नहीं, वो समझाएँगे। 7वें महीने बाद किसी-किसी को पेट में पानी भरने लगता है या किसी-किसी के पेरेंट्स को अगर डायबिटीज़ है, तो उसकी जीटीटी करके शुगर की एक स्पेशल रिपोर्ट होती है, वो करने को बोलेंगे। ये रिपोर्ट में ऐसे होता है कि रूटीन हम शुगर की रिपोर्ट करें कि भूखे पेट किया, खाना खाने के बाद 2 घंटे की किया, इसमें कुछ नहीं पकड़ में आता है। पर जैसे ही 75 ग्राम ग्लूकोज़ 1 ग्लास पानी में डाल के पिलाया, 1 घंटे बाद और दूसरे घंटे बाद इस तरह से रिपोर्ट किया, तो उसमें झट से शुगर आ जाती है। कोई-कोई हमें बोलता है कि शक्कर खिलाओगे तो शुगर आएगा ना? नहीं, ऐसे नहीं होता है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो 75 नहीं 150 ग्राम भी पियो नहीं आएगा। उसकी नॉर्मल लिमिट जो है उसके अंदर ही रहेगा। तो अगर इस तरह से आपका जीटीटी पॉजिटिव आया, तो आपको कैसे कौन से डॉक्टर के पास जाना है, आपको इंसुलिन लगेंगे कि नहीं, आपको डाइट में क्या करना है, वो सब समझाएँगे। अगर आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ है, आपको थायरॉइड नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, बीपी नहीं है, सब ठीक है, तो ज़्यादातर 7वें महीने के बाद कोई सोनोग्राफी के लिए फ़ोर्स नहीं रहता है। 32 से 34 हफ्ते में बच्चे तक खून कितना कितना पहुँचता है, उसकी ग्रोथ बराबर है कि नहीं, वो प्लासेंटा सूखने लगी कि नहीं, ऐसी कोई गड़बड़ डॉक्टर को लगे तो आपको कलर डॉपलर ऐसी सोनोग्राफी सजेस्ट करेंगे। ये कलर सोनोग्राफी में बेबी तक पहुँचने वाला जो ब्लड फ्लो है उसका पता चलता है। तो जिसको बड़ी उम्र में बच्चा हुआ है, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी या ऐसे बहुत ट्रीटमेंट के बाद बच्चा हुआ है, जिसको बच्चा कम घूमता है, जिसको बच्चे के आस-पास पानी कम रहता है, जिसको बीच-बीच में कभी-कभी स्पॉटिंग वोटिंग हो जाता है, तो इस तरह की कोई भी दिक्कत होगी, तो ये सोनोग्राफी आपको बोलेंगे। वो सोनोग्राफी से 2-3 तरह का हमें पता चलता है। सबसे पहला बेबी अंदर सेफ है, उसका वज़न बराबर है, उसको अंदर सब ठीक है, खैरियत से है वो। दूसरा, अगर थोड़ा जल्दी होने वाला है, जैसे मेली सूखने लगी है, पानी कम होने लगा है, तो आपको भी वो प्रिपेयर कर सके और आपको अगर ऐसा है कि आपको कहीं नज़दीक में नाम लिखवाना है, कहीं दूर डिलीवरी के लिए जाना है, ये वो, तो आपको सुविधा करने की आपको थोड़ा बहुत समय मिले। अगर जल्दी डिलीवरी होने वाली है, तो बच्चे के लंग्स को फूलने के लिए स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन होते हैं, वो लगाते हैं। वो गूगल किया, स्टेरॉइड आया, डर गए, ऐसे नहीं करना है। वो केमिकल जो होता है, बच्चे के बदन में जो लंग्स है, जब बच्चा बाहर निकलता है, वो प्रेस होके निकला, उसके लंग्स से पानी निकला, फिर बेबी यूँ डीप ब्रीथ करता है। तो ब्रीदिंग के साथ उसके लंग्स को एक्सपांड होना है, उसके लिए जो केमिकल है, वो स्टेरॉइड से बनता है, तो आपके लिए वो फ़ायदे में होता है। तो डॉपलर करके कुछ पता चले, तो वो अच्छे से 34 वीक्स के अराउंड आपको ये लंग्स फूलने के इंजेक्शन लगा सकते हैं। फिर आखिरी जो 1 महीना होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। उसमें आपको बार-बार डॉक्टर पूछेंगे, हर घंटे 1 बार बच्चा बराबर से घूमता है? हर घंटे 1 बार बच्चा बराबर से घूमता है? तो ये आपको बराबर से नोट करना है। आपके पैरों में सूजन है, सुबह उठते ही आँखें ये फूली-फूली लग रही है, ये पूरा फेस फूलने लगा है, तो जल्दी से डॉक्टर को बताना है, क्योंकि किसी-किसी को 7वें महीने पे, किसी-किसी को 9वें महीने पे भी ब्लड प्रेशर आ जाता है। तो अगर ब्लड प्रेशर आ जाए, तो आपको 2-3 यूरिन की रिपोर्ट उसकी स्पेशल होती है, यूरिन में प्रोटीन कितना लूज़ हो रहा है, वो जाँच करने के लिए बोलेंगे। कभी-कभार आप दूर रहते हो, तो डॉक्टर ने आपको समझाएगी कि चलो ये स्टिक दे दें हम, आप ये देख लो, यूरिन में डिप के उसमें डिप करके देख लो, ये कलर है, ये येलो है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, कैसा है हमें बताओ। अभी व्हाट्सएप की सुविधा सबके पास है, हम तो ये करते हैं कि ऐसे रिपोर्ट करो, व्हाट्सएप करके हमें व्हाट्सएप भेज दो, हम फ़ोन से बात करेंगे। तो इस तरह से आप दूर रह के भी आपके डॉक्टर से कॉन्टैक्ट में रह सकते हो। तो आखिरी महीने में एक हर बार बच्चा अच्छे से घूमना चाहिए। 2 कभी भी पानी गिरे, खून गिरे, कुछ दर्द महसूस हो, तो जल्दी से डॉक्टर के पास जाना है। और 3 अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं भी है, हर हफ्ते आपको बच्चे के डॉक्टर के आपके जो गायनेक है उसके पास जाना है और आपके लिए वो सब आगे का जो भी रिस्की पॉइंट वगैरह होगा तो वो समझा देंगे। अगर प्रेगनेंसी स्मूथ रही, तो आपको जब डेट होती है उसकी 2 हफ्ते जो डेट दिया है, उसके 15 दिन पहले माने 38 वीक्स पे आपकी डॉक्टर अंदर की जाँच करेंगी। आप उसके लिए रेडी होके जाना। किसी-किसी को ये लगता है कि डरे हुए हैं, किसी-किसी को ये होता है कि मैंने सेविंग तो नहीं किया है, मैं प्रिपेयर तो नहीं हूँ, तो डरना नहीं है, वो सब सुविधाएँ अस्पताल में होगी।
वो अंदर जांच करके बच्चेदानी का मुख सॉफ्ट हुआ है कि नहीं वो देखेंगे, बेबी कितना नीचे आ रहा है देखेंगे, आपकी नीचे की जो हड्डियां होती है वो कितनी चौड़ी है, रूटीन बेबी है तो उसका सर 10 सेंटीमीटर है तो इतनी जगह वो नीचे बन पाएगी कि नहीं, वो सब वो जांच करेंगे। तो वो रिपोर्ट के बाद आपको ज्यादातर वो बता देंगी कि चलो आपको तो नॉर्मल होने का चांस पूरा है, आप अपनी बैग तैयार करके रखो। तो आप अच्छे से, आपको जब डिलीवरी के लिए जाना हो टूस टूस करके सब ढूंढना पड़े ऐसा नहीं हो, तो उसमें आपके लिए एक पेयर कपड़े, आपको अगर ज्यादा, कभी कभार ये होता है कि लेबर पेन लंबा चला, ओवरनाइट हो गया, तो ब्रश, पेस्ट वगैरह लेना है, साबुन, तौलिया लेना है। अगर अस्पताल है आपकी, उसमें अगर पानी की सुविधा है, फिल्टर है तो ओके, वरना पानी का जग लेना है। आपके साथ रुकने वाले कितने हैं वो समझाएंगे, वो आपको शुरू से ही बता दिया होगा कि 1 लोग को रुकने देंगे, 2 लोग को रुकने देंगे। तो जितने लोगों को आपने रुकने को बोला है, उतने लोगों की उसकी सुविधा के लिए उसके ओढ़ने के सब कपड़े-वपड़े चाहिए, ये वो सब तैयार करके रखना है। बेबी को क्लीन करने के लिए कपड़े चाहिए, उसको पहनाने के लिए जो छोटे उसके स्पेशल जबले वगैरह होते हैं वो लेना चाहिए। बेबी को स्waddle करने के लिए, उसको लपेटने के लिए, क्योंकि ठंड का मौसम होगा तो बहुत बेबी को ये हाथ पैर के नाखून ब्लू-ब्लू हो जाएँगे, उसको यहाँ तक खून भी नहीं पहुँचेगा, हाथ पैर ठंडे हो जाएँगे, तो उसे लपेट को रखने के बोलेंगे। बच्चे के लिए वो जुनाजे, वो पैर के सॉक्स वगैरह भी चाहिए होगा, उसके लिए टोपा चाहिए होगा, कान को ढक के रखना है। तो ये सभी चीज़ों की बैग भरी तैयार रखो, तो इमरजेंसी में कभी भी रात को 2 बजे जाना पड़ा, तो ये ना हो कि मैं कहाँ से कहाँ इकट्ठा करूँ, किसको बोलूँ, क्या करूँ? ये सब चीज़ें आप तैयार करके रखना। अगर आपको सीज़रेन आने वाला है, जैसे बच्चा उल्टा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, शक्कर की बीमारी आ गई है और इंसुलिन चल रहे हैं, तो इस तरह की कोई भी दिक्कत होगी, तो आपको पहले से डॉक्टर डेट बता देंगे। तो वो डेट पे आपको कितना भूखे पेट रहना है, किस तरह से जाना है, क्या होगा, कितना रुकना होगा, वो सब पूछ लेना है। तो ये शुरू में जब प्रेगनेंसी में पहली बार आप डॉक्टर से मिल रहे हो, तब से लेके डिलीवरी तक का हो गया। डिलीवरी के बाद की जो भी दिक्कत है उसके लिए हम नेक्स्ट टाइम पे अगले वीडियो में भी मिलेंगे। तो ये सब आप एक ही बार में याद नहीं रहेगा। आपको तो लगेगा मैडम ने पट-पट बोल गई, तो वो इसलिए कि हम रोज़ बोलते हैं। आपको 2-3 बार सुनना पड़ेगा। आप आपके साथ अगल-बगल में जिसनो भी है, जितने भी लोग हैं उसको बोलो। आपकी सहेली है, आपके नेबर्स है, रिश्तेदार है जो प्रेग्नेंट है, उसको भी ये बताओ और उसको भी ये सुनने को बोलो। सबके लिए फ़ायदे में रहेगा। थैंक